नमस्कार दोस्तों, मैं आपका निरंकार वर्मा और जलवायु विज्ञान के प्रश्नों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में एक और प्रश्न पे हम लोग व्याख्या करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित शहरों को के दैनिक तापांतर यानी कि यूरिनल रेंज ऑफ टेम्परेचर के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, जो ये शहर दिए गए हैं, इन शहरों को आपको ये देखना है कि इस शहर में दैनिक तापांतर सबसे अधिक है और सबसे कम है। तो सबसे कम से सबसे अधिक की ओर बढ़ते जाना है। अब दैनिक तापांतर क्या होता है, इसको समझिए पहले। दैनिक तापांतर से आशय यह है कि जो 24 आवर का तापमान है, जैसे मान लो कोई सिटी ले ले, मान लो हमने ले लिया बेंगलुरु। अब बेंगलुरु में दिन के समय कितना टेम्परेचर है और रात के समय कितना टेम्परेचर है, उसी दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो जो डिफरेंस निकल करके आता है उसी को हम कहते हैं दैनिक तापांतर। यानी दिन में इतना था, रात में इतना हो गया। तो 24 घंटे के तापमान में अंतर को ही हम दैनिक तापांतर कहते हैं। ठीक है, अब यह पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा, परावर्तिता को जानना पड़ेगा। रिफ्लेक्टिविटी क्या होती है, रिफ्लेक्शन के आधार पर हम एल्बिडो को समझेंगे और एल्बिडो को अप्लाई करेंगे इस कॉन्सेप्ट में, दैनिक तापांतर में, तब जा कर के ये क्वेश्चन सही हो पाएगा। और इसको समझने के बाद फिर कोई भी सिटी दिया हो, आप बड़े ही आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। चलो देखते हैं। देखिए, ये जो सूर्य है, ये मान लो कि सन है और ये हमने मान लिया कि ये पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा वायुमंडल है। अर्थ हो गया। तो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है उसको अगर हम मान लें कि यह 100 यूनिट है, 100 इकाई है, तो 100 इकाई ऊर्जा में से पृथ्वी पर आप देखेंगे जो हमारा एटमॉस्फेयर है और जो हमारी पृथ्वी की सतह है, इसके द्वारा कुछ मात्रा ज्यों का त्यों, यानी कि जिस तरह से ऊर्जा आती है वैसे ही परावर्तित कर दी जाती है। मतलब जो सौर ऊर्जा ये आती है, ये क्या होती है, ये होती है शॉर्ट वेव रेडिएशन, लघु तरंग विकिरण। तो इसका मतलब है कि जैसे ही ये ऊर्जा आती है पृथ्वी की ओर, तो आप देखते हैं हमारे वायुमंडल में क्लाउड्स होते हैं, यानी जलवाष्प होते हैं। साथ ही साथ इसमें धूल कण भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, है ना। और इसी प्रकार से हमारे पृथ्वी की सतह पर बहुत जगह पर आइस कैप्स भी हैं, ग्लेशियर हैं, यानी हिम जमा हुआ है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं, जैसे मान लो ये बादल पर पड़ी, तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ धूल कण है, धूल कण पर पड़ करके रिफ्लेक्ट होगी। इसी तरह से पृथ्वी की सतह पर जो हिमाच्छादित सतहें हैं वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। तो जो 100 इकाई सूर्य से ऊर्जा हमने मान लिया कि आ रही है, उसमें से कुछ मात्रा रिफ्लेक्ट हो रही है बादल या जलवाष्प के द्वारा, धूल कणों के द्वारा और हिमाच्छादित सतहों के द्वारा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि रिफ्लेक्टिविटी को प्रभावित करने वाले यानी परावर्तित करने वालों को कारक कौन से हैं, तो हम कहेंगे परावर्तिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसको प्रभावित करने वाले दो कारक हैं बेसिकली। एक है सतह का चिकनापन और दूसरा है रंग का हल्कापन। तो जैसे मान लो कोई भी सरफेस है, अगर वो एकदम चिकनी है तो जब लाइट उस पर पड़ती है तो वो लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। जैसे मान लो एक मिरर है, उस पर आपने टार्च लगाया
टार्च की रोशनी जैसे ही पड़ी मिरर पर, वह रोशनी आपकी तरफ क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो क्यों है, क्योंकि मिरर की सरफेस क्या है, वो चिकनी है। दूसरी चीज, रंग का हल्कापन। रंग का हल्कापन, जैसे अगर आप देखो कि ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर क्या करता है, सन रेज जितनी भी रेजेस आ रही हैं सबको क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। वहीं वाइट कलर जो होता है वो सभी किरणों को क्या करता है, परावर्तित कर देता है। जैसे आप देखो गर्मियों के समय में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा हमारे शरीर पर पड़ने के बाद वो परावर्तित हो जाए, तो हमें गर्मी कम लगेगी। वहीं शीतकाल में आप देखो तो शीतकाल में हम गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, डार्क कलर पहनते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सौर ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कपड़े क्या कर ले, ऑब्जर्व कर ले, जिससे हमको गर्मी लगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर रंग हल्का है और सतह चिकनी है तो परावर्तिता अधिक होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए हमने कहा कि परावर्तित ऊर्जा क्या है, तो परावर्तित ऊर्जा का मतलब यह है कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा की मात्रा या वह ऊष्मा की मात्रा जो ज्यों का त्यों, यानी कि शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में आया और शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में यानी लघु तरंग विकिरण के रूप में ही लौट जाए। यानी कि देखिए एक होता है निष्कासन पृथ्वी के द्वारा और एक होता है परावर्तन। तो निष्कासन का अर्थ ये होता है कि पहले ऑब्जर्व करेगा, ठहराव होगा, सोखेगा, उसके बाद निकालेगा, तब वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है। लेकिन जैसे ही सौर ऊर्जा पड़ी बादल पर या धूल कणों पर या हिमाच्छादित सतह पर, वैसे ज्यों का त्यों यानी कि शॉर्ट में आया शॉर्ट में ही चला गया, तो इसको हम कहते हैं परावर्तित ऊर्जा। इससे पृथ्वी के तापमान का कोई लेना देना नहीं है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको कहूँ तो टोटल जो ये होता है 35 यूनिट रिफ्लेक्ट हो जाता है, 100 में से 35 इकाई का परावर्तन हो जाता है, जिसमें से अगर हम कहें जलवाष्प या बादल के द्वारा तो इसके द्वारा कितना होता है, 27 यूनिट, 27 यूनिट। वहीं पर जो धूल कण है इनके द्वारा 6 यूनिट। ठीक है, अब जो 2 यूनिट है, 2 यूनिट किसके द्वारा, जो पृथ्वी की सतह पर हिमाच्छादित सतहें हैं उनके द्वारा। तो टोटल 35 यूनिट का परावर्तन होता है। तो यहाँ पर ये सीख लीजिए। साथ ही साथ इसके अलावा आप यह भी समझ सकते हैं कि अगर पूछे कि वायुमंडल के द्वारा कितना परावर्तन, तो आप कहेंगे 33। अगर आपसे कहे कि पृथ्वी की सतह के द्वारा तो 2 इकाई, टोटल कितना 35 है। तो आप ये भी समझ सकते हैं। तो ये बेसिकली परावर्तिता का कॉन्सेप्ट है। अब इसी परावर्तिता को आधार बना करके एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा और उस कॉन्सेप्ट का नाम है एल्विडो। एल्विडो क्या है, समझो इसको। इसको कहते हैं कॉफिशिएंसी ऑफ रिफ्लेक्टिविटी, यानी कि परावर्तिता गुणांक। परावर्तिता गुणांक। अब इसका फार्मूला अगर आप देखिए तो एल्विडो इज इक्वल टू क्या होता है, सूर्य द्वारा पृथ्वी द्वारा परावर्तित ऊर्जा अपान पृथ्वी को प्राप्त कुल सौर ऊर्जा। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही क्या होगा, यह भी होगा शॉर्ट वेव रेडिएशन लघु तरंग विकिरण और यह भी होगा शॉर्ट वेव रेडिएशन इज इक्वल इंटू 100 होता है, तभी तो प्रतिशत में आएगा। यानी इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के द्वारा परावर्तित ऊर्जा अपान यानी बटे पृथ्वी को प्राप्त कुल सौर ऊर्जा इंटू 100 करने पर एल्विडो आ जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं कहूं कि पृथ्वी के द्वारा रिफ्लेक्ट कितना होता है तो आप कहेंगे 35। पृथ्वी को कितना प्राप्त होता है आप कहेंगे 100। तो अगर हम इसको इंटू 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे 35% हो गया। यानी कि 35% पृथ्वी का एल्विडो है।
अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ एल्विडो का तापमान के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। मतलब अगर एल्विडो बढ़ेगा तो तापमान घटेगा, अगर एल्विडो घटेगा तो तापमान बढ़ेगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि 35 रिफ्लेक्ट हो रहा है, 35%, अब सपोज करो यह 40 हो जाए, तो अगर हम इसको 100 कर दें तो कितना परसेंट आ गया? 40% आ गया। अब ये 40% अगर आ गया तो यानी कि रिफ्लेक्ट ज़्यादा हो गया, तो पृथ्वी को कम मिला। अब पृथ्वी को कम मिलेगा तो तापमान जाहिर सी बात है कम होगा। अगर इसी को हम कहें कि 20 रिफ्लेक्ट हुआ 100 में से, इंटू 100 कर दें तो कितना आएगा? 20%, यानी रिफ्लेक्ट कितना हुआ? 20%। एल्विडो कितना है? 20%। तो पृथ्वी को कितना मिला? 80%। तापमान बढ़ जाएगा, यानी कि एल्विडो अगर बढ़ेगा तो तापमान घटेगा, एल्विडो घटेगा तो तापमान बढ़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसी के आधार पर अगर आप चाहें तो एल्विडो के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि ग्लेशियर है, ठीक है, यानी कि हिमनद है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो हिमाच्छादित सतह है। अब ये ग्लेशियर है और एक हम आपसे कह दें मान लो पॉन्ड है, तालाब है। अब इसमें हम आपसे कहें कि इनको अरेंज करो एल्विडो के आधार पर, तो हम क्या कहेंगे? अगर इधर से इधर की ओर आइए तो एल्विडो क्या होगा? एल्विडो क्या होगा? एल्विडो घटेगा, क्योंकि हिमाच्छादित सतह पर वो चिकनी है, हल्के कलर की है, वहाँ रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। ग्लेशियर थोड़ा सा कम, तालाब का और गंदा होता है, डार्क कलर हो जाता है, इस कारण से यहाँ एल्विडो क्या होगा? और घटेगा। इसी प्रकार से अगर हम चाहें तो अलग अलग क्षेत्रों में एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे मान लो हमने आपसे कहा रंग है, काला रंग, पीला रंग, सफ़ेद रंग। अब कहा इसको अरेंज करो तो क्या होगा? तो हम कहेंगे एल्विडो, काले से सफ़ेद की ओर आएंगे तो एल्विडो क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस आधार पर आप हजारों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि जो जलवाष्प होती है वो उस जलवाष्प की परावर्तकता कितनी है, तो आप कहेंगे 27 इकाई है। इन्हीं सबको आधार बना करके हम ये सीख सकते हैं कि जो एल्विडो है, एल्विडो और जलवाष्प या बादल के साथ रिलेशन होता है। अब इसको समझो ध्यान से, इसी को आधार बना करके हम निकालेंगे दैनिक तापांतर, डियूर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर। आप समझो इसको। अगर मैं आपसे कहूं कि बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको ढंग से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि दिन का समय है, देखिएगा ध्यान से, दिन का समय है, डे टाइम, और ये जलीय क्षेत्र है और ये स्थलीय क्षेत्र है। देखो ध्यान से, ये क्या है? स्थलीय क्षेत्र है, यानी ये स्थल है और ये जलीय क्षेत्र है, और दिन का समय है यानी डे टाइम। बहुत ध्यान समझिएगा इसको। अब सूर्य है, देखिएगा ध्यान से, जहां पर जलीय क्षेत्र है वहां वाष्पीकरण भी अधिक होगा, और वाष्पीकरण अधिक होने के कारण इस क्षेत्र में बादल या जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी। जबकि जैसे जलीय क्षेत्रों से दूर जाएंगे वैसे ही महाद्वीपीयता का प्रभाव पड़ेगा और जल की कमी हो जाएगी। जल की कमी होने से वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा घट जाएगी। तो अब क्या होगा? सूर्य की किरण तो आएगी ही। अब सूर्य की किरण इधर अगर आएगी, देखो ध्यान से, तो अब ये क्या होगा? इधर बैरियर है और इधर कोई बैरियर नहीं है। मतलब जो जलवाष्प होती है वह एक ग्रीन हाउस गैस का भी काम करती है,
हालांकि आने को तो ये आने देगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा इससे परावर्तन भी तो होता है, इससे परावर्तन भी तो होता है। तो यहां पर क्या होगा, इसका रेट ऑफ हीटिंग, रेट ऑफ हीटिंग यहां कम होगा, यानी जल धीरे धीरे गर्म होगा दिन में। जबकि स्थल पर आप देखो तो कोई बैरियर नहीं है, जलवाष्प की मात्रा बहुत कम है, इसलिए यहां पर बहुत तेजी से गर्म होगा, यानी यहां पर रेट ऑफ हीटिंग अधिक होगा। यानी कि दिन के समय स्थलीय सतह तेजी से गर्म होगी, जबकि जलीय क्षेत्र में तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। ये और भी कई सारे कारण हैं, क्योंकि जल क्या होता है, पारदर्शी होता है, तो ऊष्मा नीचे तक जाती है। वही ऊष्मा का ये सुचालक भी है, इसलिए धीरे धीरे गर्म होता है। और साथ ही साथ जल की विशिष्ट ऊष्मा भी अधिक होती है, जिसके कारण जल देर से गर्म होता है। तो खैर यहाँ पर जल के ऊष्मन का दर कम होगा, यानी दिन में जल धीरे धीरे गर्म होगा, जबकि स्थल पर तेजी से गर्म होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जलवाष्प नहीं होता है। अब मान लिया कि दिन के समय यहाँ पर टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जलीय क्षेत्र में बहुत होगा, तो कितना होगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ही हो पाएगा। बट अब नाइट में देखो, जितनी ऊष्मा आई है इसको बाहर ही भेजना है, तो मान लो कि ये जलीय क्षेत्र है और ये स्थल है, ये जलीय क्षेत्र है। बहुत ध्यान से समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट पे आप हजारों क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये क्या है, नाइट है, नाइट टाइम। अब नाइट में क्या होगा, सूर्य तो खत्म जो ऊष्मा पृथ्वी ने ऑब्जर्व किया है उसको रिमूव भी करना है। कैसे करेगी, लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में। अब देखिए बादल तो रहेंगे ही, ये तो कहीं नहीं जाएगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो, क्योंकि यहाँ पानी है, जलवाष्प की मात्रा अधिक रहेगी वायुमंडल में। बट यहाँ तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, तेजी से निकल जाएगा, लॉन्ग वेव रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा। बट यहाँ पर आप जैसे ही ये निकलेगी तो ये दीर्घ तरंग विकिरण होगी। लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म जब ऊष्मा बाहर निकलती है तो यही जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस का काम करती है। ये क्या बन जाएगी, ग्रीन हाउस गैस बन जाएगी। तो यह इसे बाह्य अंतरिक्ष में जाने से रोकेगी। तो यहाँ पर जल जो होगा रात के समय धीरे धीरे ठंडा होगा, जबकि स्थल क्या होगा, तेजी से ठंडा होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर रेट ऑफ कूलिंग यानी शीतलन का दर कम होगा। ऊष्मन का दर भी कम है, शीतलन का दर भी कम है। बट यहाँ पर क्या है, नाइट में तेजी से ठंडा होगा, यानी रेट ऑफ कूलिंग अधिक होगा। समझे? अब क्या है, बहुत होगा। यहाँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिन में था स्थल पर, तो ये घट करके हो जाएगा 10 डिग्री, 12 डिग्री इसके आसपास पहुंच जाएगा। अप्रैल में आप देखो, मार्च में देखो, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत घटेगा तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री घट जाएगा। तो हम इससे क्या समझे, ये जलवाष्प या बादल का रोल है किसमें, या एल्बिडो का कॉन्सेप्ट हमने ले आया, लगा दिया किसमें, दैनिक तापांतर में। अब दैनिक तापांतर में हमने क्या किया कि जलीय क्षेत्र में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने के कारण सूर्य से आने वाली ऊर्जा का परावर्तन भी होता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो जलीय क्षेत्र होता है उसकी विशिष्ट ऊष्मा, उसकी चालकता, की पारदर्शिता अधिक होने के कारण यह धीरे धीरे ठंडा होता है, यानी रेट ऑफ हीटिंग कम होता है। वहीं जलीय क्षेत्र, स्थलीय क्षेत्र में जैसे जैसे स्थल की ओर बढ़ोगे वैसे वैसे जलवाष्प की मात्रा घटेगी। तो जलवाष्प की मात्रा अगर घट गई, जाहिर सी बात है कि इसमें कोई बैरियर नहीं है, तेजी से क्या होगा, गर्म होगा। तो दिन के समय स्थल तेजी से गर्म होता है और जल धीरे धीरे गर्म होता है। वहीं पर रात में जब रिमूव करती है ऊर्जा को पृथ्वी या ऊष्मा को, तो हम कहेंगे कि जलीय क्षेत्र में ये जो बादल होते हैं ये ग्रीन हाउस गैस का काम करते हैं, तो इसको ठंडा होने नहीं देते हैं, यानी कि ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। इस कारण से जलीय क्षेत्र में जो शीतलन का दर है
रेट ऑफ कूलिंग ये भी कम होगा। और स्थल में क्या है, कोई बैरियर नहीं है, बहुत तेज़ी से निकल जाएगा, तो ये जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा। आप देखिए, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे 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 जलीय क्षेत्र की ओर से स्थल की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या होगा, हम कह सकते हैं दैनिक तापांतर क्या हो रहा है, बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे जल से स्थल की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे दैनिक तापांतर यानी दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आप जलीय क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे दैनिक तापांतर घटता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो, इसी आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपको देखना है दैनिक तापांतर के बढ़ते हुए क्रम में आपको अरेंज कर लेना है। अब देखो 4 शहर दिए हुए हैं, कोच्चि है, बेंगलुरु है, भोपाल है और दिल्ली है। अब इसको अगर हम मैप पर ले लें तो कहाँ कहाँ पर सब है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक कोच्चि है, एक कोच्चि हो गया। इसके बाद ऊपर आओ तो यहाँ पर कर्नाटक में ले लो बेंगलुरु, मध्य प्रदेश में आके ले लो भोपाल, और यहाँ पर हो गया, ये 4 शहर हैं। अब डिस्टेंस देखो, इधर जलीय क्षेत्र है अरेबियन सी, और इधर है बे ऑफ बंगाल। अब जाहिर सी बात है, सबसे नज़दीक कौन है जलीय क्षेत्र के, तो आप कहेंगे कोच्चि है। उसके बाद कौन दूरी है, दूरी किसकी बढ़ी, आप कहेंगे बेंगलुरु है। इसके बाद क्या है, आप कहेंगे भोपाल है। और सबसे दूर कौन है, तो आप कहेंगे दिल्ली है। तो दिल्ली का दैनिक तापांतर सबसे अधिक होगा, दिन का तापमान बहुत अधिक हो जाता है गर्मियों में, और रात का तापमान घट जाता है। वहीं पर कोच्चि में क्या है, जैसा दिन होता है वैसा रात होता है, वहाँ पर तापमान में कोई अंतर नहीं देखने को मिलता है। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर केवल हमें मैपिंग पता होना चाहिए कि कौन सा शहर कहाँ पर है। अगर इतना पता है तो आप मैप के आधार पर लाखों क्वेश्चन कर सकते हैं, हजारों क्वेश्चन कर सकते हैं, केवल इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके। मेरा मानना है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चाहे आप इंडिया के संदर्भ में करें और चाहे वर्ल्ड के संदर्भ में करें। जैसे सपोज करो आपसे पूछ लिया कि न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क क्या है, दैनिक तापांतर वहाँ कम होगा या अधिक होगा, आप कहेंगे बहुत कम होगा, क्योंकि यह भी क्या है, एक बंदरगाह है, समुद्र के या ओशन के किनारे अवस्थित है। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट जानना है और मैप का अध्ययन अच्छे से करिए, मैपिंग अच्छे से करिए, लोकेशन पता होने चाहिए और कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर लीजिए। ज्योग्राफी आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। ज्योग्राफी कोई कठिन चीज़ थोड़ी है, बस बढ़िया से मैपिंग करो और कॉन्सेप्ट छोटे छोटे जो हैं उनको आप अप्लाई कर दो, बड़े ही आसानी से आप ज्योग्राफी सीख लोगे। तो इस आधार पर अगर हम क्वेश्चन का आंसर देखें तो आप आंसर लगा लो। देखो सबसे नज़दीक कौन है, तो आप कहेंगे कोच्चि है। उससे बाद दूरी कौन सी है, तो बेंगलुरु की है। उसके बाद क्या है, आप कहेंगे भोपाल है। और सबसे बाद में क्या है, दिल्ली है। यहाँ दिल्ली का दैनिक तापांतर सबसे अधिक और कोच्चि का सबसे कम। सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। थैंक यू।